Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Deepak Jha and here I am with another video. कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। ITI की एग्ज़ाम भी आ गई थी दिसंबर मंथ में ही। आज के इस वीडियो में मैं पिछले चैप्टर के बाद आगे कंटिन्यू करूँगा। POT में मैंने लर्निंग साइकोलॉजी पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है। इस टॉपिक में आपको बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में साइकोलॉजी पहले क्या है मैंने पिछले क्लास में बताया है, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव के व्यवहार का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। ये एक प्रकार का विज्ञान है जो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। और डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात करें तो वो एक चाइल्ड के यानी एक बच्चे का ग्रोथ, जो कि वो बचपन से जब किशोर अवस्था में पहुंचता है उस बीच जो उनके अंदर डेवलपमेंट होती है उसका अध्ययन किया जाता है इस टॉपिक में। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में जो टर्म्स हम लोग स्टडी करते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला है इनहेरिटेंस, दूसरा है मेमोरी और तीसरा है फॉरगॉटिंग। यही तीन है जिसकी चर्चा हम लोग डेवलपमेंट साइकोलॉजी में मेनली करते हैं। इनहेरिटेंस की बात करें तो द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज रिसीव्ड बाय राइट ऑफ बर्थ, जो वंशानुगत, जो जन्म से ही, राइट फ्रॉम द बर्थ से ही हम लोगों के अंदर जो कुछ खूबी पाई जाती है, विरासत में जो मिलती है बच्चे को, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है। इट हैज़ सम क्वालिटीज़ ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑल्सो द एंसेस्टर ऑफ द पेरेंट्स। इसमें कुछ खूबी या गुण हमें हमारे पेरेंट्स से, माता पिता से मिलते हैं या फिर उनके भी माता पिता यानी कह सकते हैं हमारी पूर्वजों से भी हमारे अंदर आती हैं। Studies conducted reveal that potentialities, mental abilities and behavior of the child resembles exactly like the family of parents। ये प्रूव हो चुका है, प्रूवन फैक्ट बता रहा हूँ कि साइंस इसे प्रूव कर चुकी है कि बच्चे के भीतर जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है या फिर बिहेवियर जो होता है वो कुछ हद तक समान पाया जाता है उनके फैमिली मेम्बर्स के समान, क्योंकि ये एक विरासत में उनसे आती है गुण। तो आई होप इनहेरिटेंस समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी, रिप्रोडक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एट डिज़ायर्ड मोमेंट, कीपिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर इंटैक्ट एज फार एज पॉसिबल। देखिए आपको ये लाइंस जो मैंने यहाँ लिखी हैं हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस लाइन को हूबहू लर्न कर लें। ज़रूरत के समय अपने पुराने घटित घटनाओं को पुनः याद करना ही मेमोरी कहलाता है। मेमोराइजिंग के टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं। इन 4 फैक्टर्स को देखिए, बस समझिए। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। कोई भी घटना जब घटित हुई तो नर्वस सिस्टम ही वो ब्रेन तक पहुंचाता है और उस अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेता है। तो यही डिसीजन तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होती है वो रजिस्ट्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन क्या है? स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन इज कॉल्ड रिटेंशन। फ्यूचर के लिए इंफॉर्मेशन को सेव करके रखना, स्टोर करके रखना ही रिटेंशन कहलाता है। थर्ड है रिकॉल, कॉलिंग बैक द स्टोर्ड इवेंट्स एट नीड। और फिर जब ज़रूरत पड़ा आपको उस इंफॉर्मेशन की और आपने पुनः उसको याद किया, फिर उसको वापस लाए ब्रेन में, तो वही रिकॉलिंग कहलाता है। वो प्रोसेस का नाम क्या है? रिकॉल। एंड फोर्थ जो है प्रोसेस है उसका नाम है रिकॉग्नाइजेशन। लास्ट प्रोसेस है रिकॉग्नाइजेशन। स्कैनिंग फॉर द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन। आपके ब्रेन में तो प्रीवियस बहुत सी एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हो चुकी हैं, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए थी वही आपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में से प्राप्त किया, ये रिकॉग्नाइजेशन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ रिटेंशन डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर। मतलब याद कर रखने की क्षमता भी कुछ चीज़ों से प्रभावित होती है। उनमें से कुछ जो कारण है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। फर्स्ट है रीजेंसी ऑफ द इवेंट,
सेकेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट, थर्ड है इंटरेस्ट इन द इवेंट एंड फोर्थ है एसोसिएशन इन द इवेंट। यानी आपका ब्रेन किसी भी चीज़ को लंबे समय तक तभी तक रिटेन करता है जब भी उसमें कुछ खासियत होती है। क्या क्या खासियत हो सकती है? जैसे कि आप घटना घटित हुई, उसमें आपका इंटरेस्ट हो तो आपका ब्रेन ज़्यादा देर तक उसको याद रख सकता है। आप किसी तरह उस इवेंट के साथ, घटना के साथ जुड़े हुए हों, मान लीजिए जब घटना हो रहा था घटित, आप उस समय वहाँ मौजूद थे, तो आप उससे एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, तो आपका ब्रेन उसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकता है। फ्रीक्वेंसी, अगर वो घटना बार बार आपके सामने दोहराई जा रही है तो वो भी आपके ब्रेन को ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। और एजेंसी, इट मीन्स कितना आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है या मायने रखता है, उससे भी डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन उसको कितने लंबे तक स्टोर करके रख सकता है। तो आप समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर में जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मेमोरी का, यानी याद रखने के नियम हैं कुछ। तो चलिए उसको जानते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ये लॉ क्या कहता है, यानी ये सिद्धांत क्या कहता है? व्हेन वी लर्न टू थिंग्स टुगेदर ईच विल बी एसोसिएटेड एंड मेमोराइज्ड टुगेदर। व्हेन टू इवेंट्स ऑकर एट अ सेम प्लेस रिमेम्बरेंस ऑफ वन विल लीड टू अदर। जब दो चीज़ें साथ साथ जुड़ी हुई हो और साथ घटित हो रही हैं तो आप दोनों को एक साथ याद रख पाएंगे। आप जैसे ही एक को याद करेंगे बस अगला भी आपको याद हो जाएगा। तो यही लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कहता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हियरिंग ऑफ ताजमहल विल लीड टू शाहजहां एंड मुमताज़। अगर आप जैसे ही ताजमहल का नाम सुनते हैं तो आपको अचानक दिमाग क्लिक करता है शाहजहां के बारे में, मुमताज़ के बारे में, संगमरमर के बारे में और इस तरह के रिलेटेड न्यूज़ जो कि साथ साथ एसोसिएटेड है ताजमहल के साथ। तो ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इफ़ टू थिंग्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज और यूज, रिमेंबरिंग वन विल लीड अस टू द अदर। एग्जाम्पल पेन एंड पेंसिल। तो देखिए, लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज़ कहता है कि जब दो चीज़ यूज करने में या फिर दिखने में एक जैसा हो या याद रखने में एक जैसा हो, मिलता जुलता हो, तो सिमिलर चीज़ आपको ज़्यादा लंबे दिन तक याद रहती है। जैसे कि पेन एंड पेंसिल, दोनों का फंक्शन सेम है, लिखते हैं आप तो पेन के याद से आप पेंसिल भी याद रख सकते हैं। ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी कहता है। थर्ड है लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू आर्टिकल्स ऑफ अपोजिट नेचर गो टुगेदर। एग्जाम्पल ब्लैक एंड वाइट। इस लॉ के अनुसार दो विपरीत चलने वाली वस्तुओं भी आपको अच्छी याद रहती हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, ऊंचा नीचा, इस तरह का अपोजिट में चलने वाला, अच्छा बुरा, अपोजिट नेचर वाले भी चीज़ें याद रहती हैं। फोर्थ है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट। द आर्टिकल्स ऑफ योर इंटरेस्ट विल रिमेन इन योर माइंड फॉर लॉन्गर। एग्जाम्पल फिल्म सॉन्ग। देखिए, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट का कहना है कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ें भी आपके माइंड को लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि आपको वो पसंद है, आपका उसमें इंटरेस्ट होता है। जैसे कि फिल्म के गाने, आपको लंबे समय तक उस गाना को याद रहता है, उसके लाइंस याद होती हैं, आपको लिरिक्स याद हो जाते हैं, वो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के कारण ही। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रीजेंसी। इफ़ द इवेंट हैज़ ऑकर्ड रिसेंटली इट रिमेन्स इन द माइंड फॉर लॉन्गर टाइम, वी कैन रिकलेक्ट इट विथ लेस एफर्ट्स। रीजेंसी का कहना है कि जब वो हाल फिलहाल में ही घटित हुआ हो तो हम बिना दिमाग को ज़्यादा जोड़ दिए वो चीज़ तुरंत याद आ जाती हैं और हम उसे कम मेहनत में ही फिर से पुनः याद कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ रीजेंसी का कहना है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। रिपीटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट्स रिमेन इन द माइंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आवर डेली रूटीन्स आर बेस्ड ऑन दिस लॉ। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी का कहना है कि बार बार घटित होने वाली चीज़ें भी हमारे माइंड को लंबे समय तक याद रहता है। जैसे जो डेली रूटीन की काम है, हमारा ब्रेन नहीं भूलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बार बार उस चीज़ को कर रहे हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ प्राइमरी। इस लॉ का कहना है द इम्पैक्ट इनटू आवर माइंड एट अर्लियर स्टेज ऑफ आवर वर्क रिमेन लॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल योर फर्स्ट शॉपिंग, फर्स्ट ट्रेन जर्नी, etc। इस लॉ का कहना है, यानी लॉ ऑफ प्राइमरी का कहना है कि आपके माइंड को आपकी फर्स्ट टाइम की हुई चीज़ें भी याद रहती हैं।
जैसे कि आपने अगर आपके जीवन में पहली बार जो बस सफ़र किया हो या फिर ट्रेन से सफ़र किया हो, या आपने पहली बार अपने पैसे से शॉपिंग की हो, या पहली बार मॉल गए हो, या कहीं पहली बार आपने लिफ्ट का यूज़ किया हो, तो वो सब चीज़ें जो फर्स्ट टाइम आपने किया है वो हमेशा आपको याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। ये सिद्धांत लॉ ऑफ प्राइमरी का कहना है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सुपीरियरिटी या स्ट्रेंथ। इवेंट्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर माइंड लास्ट लॉन्गर। एग्जाम्पल, योर फर्स्ट इंटरव्यू फॉर द जॉब। जिस चीज़ का हमारे माइंड पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ भी हमारे माइंड को लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे कि कोई जॉब का इंटरव्यू आपने दिया हो और अच्छा गया हो, या उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हों, तो उस तरह का जो एक्सपीरियंसेस होता है कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उसके आपके माइंड पे वो एक इम्पैक्ट छोड़ता है। इस सिद्धांत को हम लोग लॉ ऑफ सुपीरियरिटी या फिर स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये कुल 8 नियम थे जो कि लॉ ऑफ मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टर्म है फॉरगेटिंग। It is the opposite to remembering. It is defined as scanning and removing from the brain the past experience either wholly or partly. देखिए, मेमोरी का या रिमेंबरिंग का एकदम अपोजिट है फॉरगेटिंग, यानी भूल जाना। तो भूल जाना कब होता है? जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, जो काम की चीज़ें नहीं है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन के जैसा काम करता है। वो जो आपकी काम की नहीं है, आप जिसको बार बार यूज़ में नहीं लाते हैं, वो सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस यादें वो धीरे धीरे डिलीट करते जाता है। तो उसी को हम लोग पीओटी टर्म में फॉरगेटिंग कहते हैं। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं भूलने के? तो कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओल्ड एज। जब आदमी बूढ़ा होता है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी को भूलने की भी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है इमोशनल डिस्टर्बेंस। जब व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब हो, यानी भावनात्मक रूप से परेशान हो, तो भी लोग कई बार अक्सर चीज़ें भूल जाया करते हैं डिस्टर्ब रहने के कारण। नेक्स्ट कारण हो सकता है ब्रेन इंजरी। अगर किसी के ब्रेन में कोई इंजरी हुआ हो या कोई चोट लगी हो, तो उससे भी लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। चलिए अब एक डाटा देख लेते हैं इसी में। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया है। एग्ज़ाम में से 2-3 तो पूछते हैं, तो ये डाटा को आपको बाय हार्ट कर लेना है। इतने समय के बाद लोग कितना परसेंटेज भूल जाते हैं, एकदम एग्जैक्ट डाटा दिया गया है, तो आप इसको एकदम याद कर लेना है। तो फर्स्ट है 20 मिनट्स। आप कोई चीज़ पढ़े और उसके 20 मिनट के बाद ही आप 42% भूल जाते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 20 मिनट के बाद व्यक्ति 42% अपना पढ़ा हुआ चीज़ें भूल जाता है। आगे देखते हैं। 1 घंटा हो जाने के बाद आप 46% भूल जाते हैं। आपने कोई क्लास देखा, सीखा, उसके 1 घंटा बाद अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया, तो आप उस पढ़ाए गए मैटर का, सीखे गए मैटर का आप 46% भूल जाएंगे। ये मैं नहीं, ये साइंस कहता है। 9 आवर्स के बाद, यानी 9 घंटे के बाद आप 64% अपने टोटल मटेरियल का, यानी टोटल सीखे गए आउटकम का 64% आप भूल जाते हैं। 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद आप 66% अपने मटेरियल का, यानी सीखे गए चीज़ों का भूल जाते हैं। उसी तरह 48 घंटों में आप 72% यानी 72% डाटा आपके माइंड से डिलीट हो जाता है, भूल जाते हैं। अगर 7 दिन तक आपने रिवाइज़ नहीं किया या कोई चीज़ को वापस फिर से नहीं दोहराया, तो उस 7 दिनों के बाद आप 72% मटेरियल भूल चुके होंगे। और अगर यही सिलसिला चलता रहा, आपने 30 डेज़ तक उसको नहीं रिवाइज़ किया या नहीं देखा या उसके बारे में फिर से नहीं जाना, तो आप 30 दिन के बाद 79%, लगभग 80% मान के चलिए, आप अपने मैटर का या फिर आपने सीखे गए चीज़ का 80% भूल जाएंगे। तो ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसीलिए सलाह दी जाती है कि अपने पढ़े गए चीज़ों का बार बार रिवाइज़ करें। वीकली होता है, वीकली रिवाइज़ करें, अदरवाइज़ 15 डेज़ में तो रिवाइज़ कर ही लेना चाहिए 1 to 2 टाइम्स, ताकि आपका माइंड उसको लंबे समय तक रिटेन कर सके। ये जो नोट्स हैं, ये मैं PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी लिंक से आप मेरे प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप पिछले क्लास को देख के ही आगे क्लास करें, ताकि हर एक क्लास एक दूसरे से लिंक होती है, आपको अच्छे से समझ आएंगी। और इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, ताकि आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और न्यू टॉपिक्स मिलती रहें।
मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं PDF नोट्स मेरे क्लासेस की आपको वहाँ भी अवेलेबल हो जाएंगी। और अब बारी है आज के टिप की। द इंस्ट्रक्टर शुड बी कन्वर्सेंट विथ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। एक इंस्ट्रक्टर को साइकोलॉजी, लर्निंग के साइकोलॉजी जो क्या क्या है हम लोग पढ़ भी रहे हैं उससे एकदम वाकिफ़ होना चाहिए, ताकि वो इनका प्रयोग अपने टीचिंग क्लास को और बढ़िया बनाने में कर सके। और बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। ऑफ मेमोरी के अंदर कितने लॉज जाने, आपको कमेंट में लिखना है। और दूसरा, लॉ ऑफ सिमिलरिटी के कोई और 2 एग्जांपल्स आपको लिखना है मैंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो क्लास समझ में आई होगी। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।